ज्योति यादव। नमस्ते। ज्योति पढ़ के आई हो? अच्छा, तुमने पहले क्लास नहीं ली थी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षाली। ज्योति म्यूट कर लो। नमस्ते। हर्षाली पढ़ के आई है? रीड किया था एक बार, क्लास में थी कल। तब तो याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ, क्या बताओगी? विदुष्ट भात के लक्षण बता दो कुछ एक। हम्म। 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 कैसा होता है? वेरी गुड। मयूर के कंठ की जैसी एक और चीज़ होती है इसके अंदर। क्या होती है वो? इस चैप्टर में जो पढ़ी थी दो चीज़ें थी। एक वेरी गुड, अग्नि परीक्षण के अंदर। ठीक है, एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मनीषा ने बोला था। हम्म। गुड। ठीक है। अच्छा, सविश अन्न की अगर पशु पक्षियों के ऊपर परीक्षा करेंगे तो कौन कौन से, मैं बोलूँगी वैसे मुझे बताना किसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है? तो मुझे बताओ, मदमस्त कौन हो जाएगा? अगर किसी को मैंने दिखाया या फिर खिलाया और वो जो पक्षी है, पशु है, वो मदमस्त हो गया तो वो कौन सा होगा? उद्वेगम याति मार्जारः। बिल्ली में तो उद्वेग आते हैं, कन्वर्जन आने लग जाते हैं। अच्छा, मस्तु के साथ में क्या था? कबूतर था ना? ठीक है, तो मस्त, क वाले ही मस्त रहते हैं हमेशा, जिनका नाम क से होता है। तो क्रौच जो होता है वो मदमस्त हो जाता है। ठीक है। वानर, वानर क्या करता है बताओ? अगर वानर को खिला दूं मैं तो? बंदर। शक्रिन मुंज। वेरी गुड, शाबाश। और मयूर? और देख करके कम हो जाती है प्रभाव से। और एक इम्पॉर्टेंट क्या था कि मयूर जो होता है वो नाचने लगता है, उसका मेन काम नाचना ही होता है। तो वो नाचता क्यों है? कि उसको लगता है पार्टी, विश मिल गया मेरे को, पार्टी। हाँ ठीक है। अच्छा, एक मुझे बताओ, अगर मांस रस है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जहर मिला दिया है तो कौन से वर्ण की रेखा आएगी? इसका ठीक है। अच्छा, एक और बता दो मुझे कि अगर आमाशयगत विष है तो उसके क्या क्या लक्षण आएंगे? कुछ एक बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। आमाशयगत विष की चिकित्सा बता दो। और तो विरेचन किस में कराएंगे? ठीक है, तो लेप किस में करेंगे? लेप कहाँ करती हो लेप? कहाँ करेंगे लेप? बॉडी के कौन से पार्ट पे अपन लेप करते हैं? मुंह के अंदर? देखो, एक तो स्पर्श था, एक मुख में लेने का था, एक आमाशय था और एक पक्वाशय था। चार तो चीज़ें थी। इनमें से कहाँ, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे तुम लेप का यूज़ करोगी? लेप मतलब कोई पेस्ट बना के लगा देना। स्पर्श स्किन के ऊपर लगाओगी ना? क्या बोला था अपन? लेप जो होता है वो कहाँ लगाते हैं? वो स्किन के ऊपर लगाते हैं, इसलिए लेप इसमें था। गंडूश किसके अंदर था? अगर सविशान अपन मुख में ले लेते हैं तो उसमें गंडूश करेंगे, क्योंकि गंडूश को क्या मुंह में करते हैं अपन, ठीक है? ऐसे आमाशय में वमन
और पक्वाशय में विरेचन। ठीक है, वापस से पढ़ो इसको, दोबारा पढ़ो। चलो ठीक है, अच्छा बताया तुमने। ओके, चलो अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो अपन ने कल जो चिकित्सा पढ़ी थी ना, तो देखो विष की जो चिकित्सा है उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि सविषान अगर हो अन्न और किसी ने विष खा लिया हो तो उसकी दो तरह की चिकित्सा होगी। कि कौन कौन सी होगी? एक तो उसकी होगी सामान्य चिकित्सा, जो कि अपन अभी इस क्वोटेशन में पढ़ेंगे। एक होती है विशेष चिकित्सा। ये विशेष चिकित्सा अपन ने पढ़ ली। पहला क्या देखा था? स्पर्श, कि अगर किसी को, सबसे पहले भाई क्या होता है, विष अगर लेंगे तो पहले हाथ से लेंगे, फिर तो मुंह में खाएंगे। तो सबसे पहले वो हाथ पे लगेगा। जैसे हाथ पे लगेगा मतलब अपनी स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके अंदर क्या करना? पहली बात तो सेक करो, परिसेचन कराओ। किससे करो? विषनाशक द्रव्यों से। दूसरा चीज़ क्या करना होता है? हम स्किन के ऊपर हमेशा लेप करते हैं, पेस्ट लगाते हैं ना, उपटन वगैरह लगाते हैं, तो उसके ऊपर लेप करेंगे। फिर दूसरी चीज़, दूसरा स्टेप क्या होता है? हम उसको मुंह में लेते हैं विष को। तो जैसे मुंह में अगर ले लिया और उसके अंदर हमें पता चला कि ऐसे सेंसेशंस हुए, हमें पता चला कि ये विष है, तो उसकी चिकित्सा क्या बताई थी? कि गंडूश धारण करो। कौन सी औषधियों का? जो विषनाशक औषधियाँ बताई थी उनका। फिर आमाशय वाले के अंदर हमने वमन करा दिया था, पक्वाशय के अंदर हमने विरेचन करा दिया था। तो ये क्या हो गई? ये इसकी विशेष चिकित्सा हो गई कि हमें पता है कि कौन से सिस्टम पर या कौन से ऑर्गन पर इस विष का इफेक्ट आ रहा है। अब अगर मान लो ऐसा हो कि जनरलाइज सिम्टम आ रहे हो, अपन को कुछ पता नहीं हुआ, तो पूरी बॉडी के ऊपर आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे विष के अंदर? तो देखो अभी ये इस कोटेशन में बताएगा, इसको हम बोलेंगे सामान्य चिकित्सा। क्या है? कि जिसने विष खा लिया है उस व्यक्ति में पुनः ऊर्ध्व और अधः शोधन, वमन विरेचन कराओ। उसके बाद में क्या करो? देखो, ताम्र चूर्ण का प्रयोग करो, ताम्र भस्म का। ताम्र चूर्ण से यहाँ पे मतलब होता है ताम्र भस्म का। हम जो मेटल्स होती हैं उसका कभी भी पाउडर फॉर्म में उसको ऐसे यूज़ नहीं करते, उसको हम भस्म बनाते हैं। भस्म बनाने की ना एक अलग एक विधि होती है, वो रसशास्त्र भेषज कल्पना में तुम पढ़ोगे कि इसको क्या करते हैं, इसके पहले तो उसको बहुत बार गर्म करते हैं, फिर इसको ठंडा करते हैं। जैसे चलो मैं बता ही देती हूँ। जैसे अपना ये कॉपर का अपने पास में एक ताम्र पत्र है, ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसको बहुत तेज गर्म करेंगे, बिल्कुल रेड हॉट। जैसे इसको रेड हॉट किया, रेड हॉट करने के बाद में इसको पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर बुझा देंगे, ठीक है। फिर ऐसा करके ऐसे बहुत बार करते हैं, इसको खूब बार करते रहेंगे जब तक कि वो ब्रिटल ना हो जाए। जैसे वो ब्रिटल हो जाएगा तो उसके ऐसे पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। फिर जब इसका पाउडर फॉर्म में आ जाता है ना, इसको हम बोलेंगे ताम्रचूर्ण। लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आयरन की कमी है तो हम लोहा खाना शुरू हो जाएं, या फिर जंग लगा हुआ है जंग खा लें कि भाई ये भी तो लोहा ही है। ऐसे नहीं होता ना, वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका पुटपाक करते हैं। ये मैं तुम्हें ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ। पुटपाक क्या करते हैं? एक है ना, एक ऐसा जैसे मटकी के ऊपर रखने का ढक्कन होता है ना, मिट्टी का जो ढक्कन होता है मटकी के ऊपर रखने का, ऐसा ही। यहाँ पे बन नहीं रहा, एक मिनट, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है। ऐसा एक होता है, एक बर्तन होता है ऐसा मटकी के ऊपर, इतना ज़्यादा वो डीप नहीं होता, थोड़ा शैलो ही होता है, इसको हम शराब बोलते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं? ये जो चूरन, ये जो बना था ना अपने पास में, इसको इसकी भावना देते हैं। मतलब इसके अंदर ये जो अपने पास में ये पाउडर सा बना था, इस पाउडर के अंदर कोई भी एक स्वरस या क्वाथ, मतलब कोई ऐसा लिक्विड मटेरियल डाल देते हैं। डाल करके उसकी टिकिया बना लेते हैं। जैसे अपन रोटी बनाते हैं ना, रोटी का जो वो गोल गोल लोया बनाते हैं, वैसी ऐसी उसकी टिकिया बना देते हैं इन दोनों को मिला करके। फिर उसको ऐसे यहाँ पे जमा देते हैं, ठीक है। इधर जमा दिया, ऊपर ऐसा कैसा एक और ढक्कन से ढक दिया उसको, यहाँ पे ढक के, और साइड में यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लगा देते, तो ये पूरा पैक हो गया। अब इस पैक वाले को क्या करते हैं अपन? एक ऐसा गड्ढा बना हुआ होता है। जब तुम फार्मे से जाओगे ना, सेकेंड ईयर में रसशास्त्र पढ़ोगे तब, तो वहाँ पे तुम्हें ज़मीन में से गड्ढे बने हुए दिखेंगे। कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है। इसके अंदर यहाँ पे जो गाय का गोबर होता है, उपले होते हैं सूखे हुए, वो रखते हैं। तो आधे में ये भर दिया, आधे के अंदर ये अपना जो ये शराब संपुट, इसको हम बोलते हैं शराब संपुट, ये डाल दिया, और उसके ऊपर वापस से ये उपले डाल देते हैं। अब इसको बहुत देर तक अपन इस उपलों के अंदर लगा देते हैं आग, और बहुत टाइम तक इसको गर्म करते हैं, अच्छी तरीके से इसको गर्म करते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार करते हैं। सब मेटल के लिए अलग अलग होता है कि किसको कितना गर्म करना है। ऐसे इसको गर्म करते हैं, उसके बाद में उसको आप अच्छी तरीके से पाउडर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये हो गया हमारे भस्म, ठीक है। तो भस्म इस तरीके से बनती है। चूर्ण कैसे बना था? वो तो अपन ने बिल्कुल मेटल को पीस दिया तो वो चूर्ण बन गया। उस चूर्ण का नहीं यूज़ करते हैं हम बॉडी के अंदर, हमेशा भस्म का यूज़ करते हैं। तो भस्म कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। तो क्या करो, सबसे पहले जब हमें पता नहीं है कि कौन सा पॉइजन है, कहाँ पे काम कर रहा है, तो पहली बात तो वमन विरेचन तो कराना ही है, तो वमन विरेचन कराओ। उसके बाद में क्या दो? उसको ताम्र भस्म दो, ठीक है। टी
ताम्रभस्म दो, फिर मधु के साथ में सही समय पर, हाँ ये भी किसके साथ देना है, इसको मधु के साथ में देना है। ये मधु याद रखो नहीं रखो कोई ज़रूरी नहीं है, ताम्रभस्म ज़रूर याद रखो। और ये दे किस लिए रहे हैं, ये दे रहे हैं हम हृदय की शुद्धि के लिए। ठीक है, देखो याद करो, हृदय का अवरोध कहाँ पे हो रहा था, कौन से विष के अंदर हो रहा था, आमाशयगत विष का लक्षण था। आमाशयगत विष का लक्षण बच्चों को याद नहीं था, देखो एक बार वापस से अपन इसको रिवाइज करते हैं। आमाशय पक्वाशयगत विष, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। फर्स्ट हमने देखा था कि अगर पेट के अंदर चला जाता है तो वो पेट के अंदर चला गया विष, तो हमें ऐसा पेट के अंदर जाके तो देखेंगे नहीं कि विष गया कि नहीं गया। तो हम जैसे ही पेशेंट आता है तो उसके अंदर पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं, हमेशा भी किसी इंसान की स्किन देखी जाती है, स्किन दिखेगी ना, तो स्किन से रिलेटेड कुछ 3 सिम्टम्स थे जो ऐसे आ रहे थे। क्या कोड बताया था इसके लिए, CRs, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो C से क्या था, चकते आ जाते थे स्किन पे, है ना, C से चकते था, R से रोमहर्ष था, S से स्वेद था। फिर स्वेद आ गया, वो बहुत डर गया, है ना, पर्सपिरेशन उसको शुरू हो गया। फिर उसको किसी ने बोला कि देख भाई ऐसा है तो क्या कर, तू ऐसा कर उल्टी कर ले, तो उल्टी कर लेगा तो वहाँ से जो अपने स्टोमक में जो पॉइजन है वो निकल जाएगा, तो वो करता है वमन। ठीक है, ये इसकी चिकित्सा भी है, और ये इसके अंदर छर्दी, यहाँ पे हम इसको वमन नहीं लिख करके इसको छर्दी लिखेंगे कि ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन भी है। ठीक है, तो उसको वमन होगा, और जैसे ही वमन होगा तो हमने देखा कि 2 चीज़ें होती है, वमन जैसे भी करते हैं, जैसे ही करते हैं उसका इफेक्ट हमेशा हार्ट के ऊपर आता है, तो हृदय उपरोध हो रहा था। ठीक है, इसी के साथ में एक चीज़ और क्या हो रही थी कि बहुत ज़्यादा अगर वमन किया, बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है उसका लॉस हो गया, तो उसको ऐसे करते करते मूर्छा आ गई, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये उसको जैसे ही हार्ट ने फंक्शनिंग कम करी वैसे ही उसको मूर्छा आ गई, वो फेंट हो गया। और मूर्छा के साथ में 2 चीज़ें हमेशा एक साथ में आती हैं, मद और भ्रम। मद मूर्छा भ्रम ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सारे सिम्टम जो थे आमाशयगत विष के थे, तुम्हें याद है। तो हृदय उपरोध देखो किसके अंदर आ रहा था, ये आमाशयगत विष का लक्षण था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा जो मेन सिम्टम आता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट। तो हमें उसको प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले चिकित्सा के अंदर अपन किसके अंदर काम करेंगे, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उसको पहले क्योर करेंगे। उसके अंदर भी हार्ट जो है वो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो ब्रेन जो विष है ना, ये जाएगा सीधा ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा। आचार्य जो अष्टांग संग्रह के अंदर जो विष की क्रिया है ना, उसके अंदर आचार्य कहते हैं कि जो विष होता है ना वो सबसे पहले ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड में जाने के बाद रक्त के साथ में वो किसके अंदर, वो हार्ट के अंदर जाता है। तो पहला जो ऑर्गन है जो इफेक्ट होता है वो हमेशा हार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हार्ट की रक्षा के लिए क्या बोला कि ताम्र भस्म का प्रयोग करो। ठीक है, किसका करना है, ताम्र भस्म का, किस लिए करना है, हार्ट, हृदय की रक्षा के लिए। ठीक है, करो। उसके बाद में क्या करो, जब हृदय शुद्ध हो जाए, तुम्हें लगे सब कुछ ठीक है, तो हेम चूर्ण मतलब स्वर्ण भस्म का यूज़ करो। एक ऐसे याद कर सकते हो कि अगर विष दे दिया किसी को, ठीक है, अपन को चिकित्सा करनी है, तो उसको वमन विरेचन करा के ताश खिलाओ। क्या खिलाओ, ताश खिलाओ। ता से ताम्रचूर्ण। ठीक है, श से 2 चीज़ें आ जाएगी, एक तो स्वर्ण, श से एक स्वर्ण कितना भस्म जो है वो कितना देना है उसकी मात्रा भी आ जाती। स से शाण, तो शाण क्या होता है, 3 ग्राम, जो 3 ग्राम होता है ना वो शाण होता है। 3 साल के बच्चे देखा होगा तुमने, बड़े शाणे होते हैं, बहुत चपाचप करते हैं, चुप ही नहीं होते। ठीक है, तो 3 साल के बच्चे शाणे होते हैं। वमन विरेचन के बाद हम क्या करेंगे, उसको ताश खिलाएंगे। ठीक है, तो ये था उसका सामान्य उपचार, ये चीज़ आप याद रखोगे बिल्कुल। ठीक है, जो विशेष उपचार है वो भी आप याद रखोगे, जो सामान्य है वो भी याद रखोगे। अब यहाँ पे इसके सम्मान में 2-4 लाइनें लिखी हुई है कि स्वर्ण अगर दोगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कि स्वर्ण को पीने वाले व्यक्ति के अंगों में विष ठहरता नहीं है, मतलब कि विष का प्रभाव नहीं होता। इसलिए अपन क्या करते हैं, स्वर्ण प्राशन करवाते हैं ना, तो विष का प्रभाव नहीं होता उससे। और जैसे कि अब ये उपमा दी है, देखो याद रखना इसको, कि कमल के पत्तों पर जैसे पानी नहीं ठहरता, वैसे ही जो विष खाया हुआ व्यक्ति है अगर उसको स्वर्ण दे दिया तो उस विष का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे चलो, अब यहाँ पे ये विरुद्ध आहार शुरू हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे इस चैप्टर की सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है, अब ये विरुद्ध आहार के बारे में बताएगा। देखो विरुद्ध आहार में आचार्य चरक सूत्र 26, ठीक है, सब 26 के 85 नंबर जो कोटेशन है उसके अंदर बोलते हैं कि यद किंचित दोषमास्त्रव्य न निहरति कायतः, कि जो चीज़ें ऐसी जो चीज़ें जो आप खाते हो वो दोषों को बॉडी के अंदर बढ़ा तो दे, मतलब वात पित्त कफ को प्रकोपित तो करे, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाले।
ठीक है, वो क्या होता है, वो विरुद्ध द्रव्य होता है। इसी के दूसरी तरफ अगर देखिए हम शोधन चिकित्सा की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने क्या बोला कि वमन के लिए हम मदन फल का यूज़ करते हैं, हम सेंधव का यूज़ करते हैं। तो ये मदन फल और सेंधव ये क्या करते हैं, ये कफ को उत्क्लेशित करते हैं, ये भी कफ को बढ़ाते हैं, अपने स्थान से निकालेंगे, लेकिन इसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो संशोधन हो गया, ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकालेगा। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाएंगे कि वो बॉडी से बाहर निकल जाए, लेकिन वो बढ़ा करके प्रसर की स्टेज में ले आएंगे। तुमने षड क्रियाकाल पढ़ा होगा, पहले क्या होता है, संचय होता है दोष का, फिर उसका प्रकोप होता है, मतलब जहाँ वो अपने स्थान जहाँ पे है वहीं पे ही वो बढ़ेगा। जो पहली मैंने तुम्हारी क्लास ली थी ना, इसके अंदर मैं तुम्हें एक बाल्टी का एग्जांपल दिया था कि मान लो एक टैप है, उसके नीचे बाल्टी रखी हुई है, वो भर रही है, जब वो भर रही है तब वो संचय की स्टेज है। जब वो पूरा भर गया, ठीक है, कि अब बिल्कुल छलक जाएगा पानी, तब वो क्या है, वो प्रकोप की स्टेज है। उसके बाद में भी और अगर पानी डालते रहेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तब वो प्रसर की स्टेज है। तो ये जो विरुद्ध द्रव्य होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये उसको प्रसर की स्टेज में ले आते हैं, मतलब पूरी बॉडी के अंदर दोष फैल गए हैं और वो अपने जो इफेक्ट जो उनको नहीं करने चाहिए थे वो सारे वो काम कर रहे हैं, वो अविकृत काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, इतने भी नहीं बढ़े कि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। इसको हम विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। समझ गए? ठीक है, अब ये विरुद्ध द्रव्य की डेफिनेशन इसके अंदर अभी आगे भी आएगी। यहाँ पे ये इसका पहला एग्जाम्पल बताएंगे, डेफिनेशन जो है वो बाद में बताएंगे। तो एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ बस वो याद रखना, बाकी सारे इसमें याद नहीं रखने। ठीक है, क्या है कि उड़द मांस के साथ में कौन कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, तो एक दो चीज़ ऐसे याद रख लो। देखो मांस मांस उष्ण है ना, तो उसके अंदर साथ में जो बहुत ज़्यादा उष्ण वस्तु है वो भी नहीं खाना, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा उष्ण हो जाएगा। जो शीत होता है उसको भी नहीं खाना, क्योंकि हमने बोला ना शीत गर्म और ठंडी वस्तु को दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, तो जो ठंडी वस्तु है उसको भी नहीं खाना। दूसरा मांस क्या होता है, गुरु होता है पचने में, तो जो गुरु चीज़ होगी उसको भी नहीं खाना। तो देखो यहाँ पे उड़द को नहीं खाना, ये उड़द जो दाल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा गुरु होती है और बहुत ज़्यादा उष्ण भी होती है, इस वजह से नहीं खाना। ठीक है, शहद शीत हो गया, दूध क्या होता है, वो भी गुरु होता है। विरूढ़ अन्न जो होता है, स्प्राउट्स स्प्राउट्स खाते हैं ना, वो भी बहुत भारी होते हैं पचने में, तो उसको भी मांस के साथ में नहीं खाना है। ठीक है, तो ये आगे वाली जो 4 लाइनें हैं वो याद कर लो, बस बहुत है इतना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मत्स्य, दूध के साथ में मत्स्य मछली जो है वो नहीं खाना। उसके अंदर मछली के अंदर भी वैरायटी है, कौन सी, चिलचिम जो मछली है उसको नहीं खाना। अब ये क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि चिमचिम दूध के साथ अगर खाते हैं तो कौन सा विरुद्ध है, तो वो संयोग विरुद्ध है। ये हालांकि चरक का आता है, इसके अंदर क्या होता है, विरुद्ध आहार जो है ना, इसके टोटल 18 चीज़ें बताई है कि ये 18 तरीके से अगर अपन काम करते हैं तो ऐसे ये विरुद्ध बन जाएगा। वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आकर के 26 नंबर चैप्टर में। ठीक है, तो ये चिलचिम वाला क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि दूध के साथ कभी भी मछली नहीं खानी, विशेष रूप से चिलचिम मछली नहीं खानी। ठीक है, और मांस के साथ जो गुरु चीज़ें हैं वो नहीं खानी। फिर देखो एक ये कह रहा है कि मूली आदि हरितक वर्ग, हरितक वर्ग ये चरक सूत्र 27 में पढ़ोगे तुम, ये बहुत सारे से वर्ग आते हैं। हरितक के अंदर जो जिनके राइजोम्स होते हैं ना, बेसिकली वो सारी चीज़ें आती है ना। तो एक ये जैसे ये मूली हो गया, इसके अलावा अदरक है, हल्दी है, वो भी इसके अंदर आएगा, हरितक के अंदर आएगा। तो ये जो मूली वगैरह होती है इनके साथ में, इनको खा कर के कभी साथ में दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, मैंने नहीं देखा। इससे पहले वाले जो मैंने चिलचिम बताया था वो पूछा था। दूसरे जो विरुद्ध चीज़ें हैं तो इसके अंदर भी यहाँ पे आओ, देखो ये कदली फल, केले को तक्र के साथ नहीं खाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसके अंदर ये एक ही है इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो यहाँ पे आओ कि मछलियाँ तलने के बाद में जो स्नेह बच गया हो उसके अंदर पिपली को सिद्ध करके नहीं खाना है। पिपली जानते हो, वो लंबी लंबी सी ऐसी काली कलर की ऐसी होती है, खांसी के अंदर उसको देते हैं। ठीक है, तो उस पिपली को, जो मछली का बचा हुआ तेल है, मछली को तलने के बाद जो तेल बचता है उसके साथ सिद्ध करके नहीं खाना, एक बार पूछ लिया था ये। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांसे के बर्तन के अंदर अगर 10 दिन तक घी रख लिया तो उसको वापस काम में नहीं लेना है, क्योंकि वो विष बन जाता है, वो विरुद्ध हो जाता है। तो कांसे के बर्तन के अंदर कितने दिन, 10 दिन के अंदर रखा हुआ अगर घी होगा तो उसको काम में नहीं लेना। इसका ये क्वेश्चन देख करके, ये लाइन लिख करके इसका रेफरेंस पूछा था कि बताओ ये किस आचार्य ने बोला है, तो ये अष्टांग हृदय की लाइन है। अभी तुम्हारे क्वेश्चन क्या बनेगा यूजी के लेवल में कि विरुद्ध अन्न क्या होता है, विरुद्ध आहार क्या होता है, पहली बात तो परिभाषा लिखो, तो उसका कोटेशन अभी बताऊंगी, वो याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें बोलते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल बता दो, तो तुम्हें इनमें से जो एग्जाम्पल अच्छा लगे ना वो तुम लिख सकते हो। अभी जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट थे और वो ईजी भी है, तो वो याद भी रहेंगे तुम्हें। ठीक है,
हाँ, कमल नाल मतलब कमल का जो डंठल होता है ना, कमल का एक तो फूल होता है जिसमें उसके पेटल्स होते हैं, उस पेटल्स के नीचे एक वो डंडी भी लगी हुई होती है, वो कमल नाल होती है, उसकी सब्जी बना के भी खाते हैं यहाँ पे। आयुर्वेद में अपन लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की सब्जी बनाते हैं, जीवंती हो गई, मोरिंगा हो गया, ड्रमस्टिक जो होता है ना, और साथ में कमल नाल, इसकी भी सब्जी बनाते हैं। हाँ जी, कहाँ पे थे तो अपन, हाँ, घी को नहीं खाना है अपन को। फिर क्या है, अरुष्कर जो भल्लातक होता है उसके साथ उष्ण वीर्य द्रव्य नहीं खाने। ये जो भल्लातक होता है ना, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये मतलब इतना उष्ण होता है कि इसका जो ऑयल होता है, जब इसका शोधन करते हैं ना, इसका ऑयल अगर अपने हाथ पे लग जाता है तो उसके ऊपर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, उस पर फफोले पड़ जाते हैं हाथ में, इतना उष्ण होता है। तो इसको कभी भी उष्ण चीज़ों के साथ में नहीं खाना है, ठीक है, बस ये याद रखना। फिर क्या है, अन्य विरुद्ध द्रव्य कौन से होते हैं, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। हाँ, एक ये देखो कि दूध, सुरा और कृशिरा, ये तीन चीज़ें, दूध, सुरा टाइप ऑफ मद्य है, कृशिरा मतलब खिचड़ी, इन सबको एक साथ नहीं खाना चाहिए। कृशिरा क्या होता है, कृशिरा नहीं, एक्चुअली ये त्रिशरा वर्ड होता है, त्रिशरा। इसके अंदर है ना तीन चीज़ें डालते हैं, एक तो चावल, एक दाल, और तीसरी चीज़ डालते हैं तिल, ठीक है। ये तीन चीज़ें डालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिशरा, ठीक है। अब ये त्रिशरा से धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के ये कृशरा हो गया। तो त्रिशरा मतलब खिचड़ी। दूध के साथ फ्रूट्स, हाँ, दूध के साथ फ्रूट्स उनको यहाँ पे है ना, ये ऐसा है कि पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक सिद्धांत होता है कि पहले जिस चीज़ की बात हो रही होती है ना, पहले जो बात हो गई उसी के कंटिन्यूएशन में सारी बात चलेगी। तो यहाँ पे पहले क्या बोला कि दूध जो होता है उसके साथ में जो अम्ल चीज़ें होती है वो उसको नहीं खाना चाहिए, फिर बोला दूध के साथ फल भी नहीं खाने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा सिद्धांत होता है जिससे हम लेते हैं कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो अम्ल फ्रूट्स होते हैं उसको दूध के साथ नहीं खाना, ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, नेचुरोपैथी में क्या बोलते हैं कि अगर किसी की अग्नि मंद हो, अगर किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम अगर उसका वीक हो, तो उसको भी दूध के साथ में जो कोई भी फ्रूट होता है तो नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ में कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। दूध बहुत गुरु होता है, दूध भारी होता है पचने के लिए। आजकल हम इस दूध जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसका जो लैक्टोज है उसको हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो अगर अपन फ्रूट के साथ उसको लेंगे तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, इस वजह से नहीं लेते। अदरवाइज़ अगर अग्नि अच्छी तरीके से काम कर रही है और जो फ्रूट है उसके अंदर कोई भी कोई सिट्रस फूड नहीं है, मतलब कि विटामिन सी का कोई सोर्स नहीं है उसके अंदर, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। केले का यूज़ हम कर सकते हैं अगर अग्नि अच्छी हो, ठीक है। किसने पूछा, रवीना ने, ओके रवीना। अब देखो अब क्या कह रहा है, मधु का विरुद्धत्व। हमने ये तीन चीज़ें देख ली, फिर हमने देखा मधु, मधु के सम्मान में दो तीन लाइनें तुम और पढ़ के आए हो पहले कि कैसा नहीं करना, मधु को गर्म करके नहीं खाना, गर्म चीज़ के साथ में नहीं खाना। फिर क्या है, गर्मी से जो पीड़ित व्यक्ति हो उसको नहीं खाना, और ग्रीष्म ऋतु अगर हो, गर्मी वाली ऋतु हो तो उसके अंदर भी नहीं खाना। इसके अलावा अब और चीज़ें और बताएगा कि ये तो यहाँ पे तेल के बारे में बताया, मधु वाला आगे आएगा कि मधु, घृत, वसा, तेल। घृत, वसा, तेल, यही सब क्या है, ये तीनों तो स्नेह के अंदर आ गए, जो चतुर्विध महास्नेह होते हैं उसमें से एक मज्जा नहीं है, बाकी तीनों स्नेह यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक मधु आ गया और एक पानी आ गया। इनको दोनों तीन को, इनमें से दो दो को या तीन को या सभी को एक साथ समान मात्रा में मिला करके नहीं खाना चाहिए, ये विरुद्ध होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे घी और तेल आया, एक फॉर्मुलेशन अपन बनाते हैं यहाँ पे च्यवनप्राश, ठीक है। उसके अंदर च्यवनप्राश के अंदर जो तिल का तेल लेते हैं और गाय का घी लेते हैं वो हमेशा बराबर मात्रा में आता है, 12-12 करश के अंदर डालते हैं उसको। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो अगर अपन बराबर लेते हो ये तो विरुद्ध हो जाता है, तो च्यवनप्राश के अंदर हमने ऐसा क्यों किया। तो देखो वही इसका कंसेप्ट बनता है कि जब हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर विशिष्ट द्रव्य डालते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़, उसके अंदर दूसरी चीज़ें और डालते हैं तो उसका संस्कार हो जाता है। जब हम संस्कार करते हैं, संस्कारों ही गुणांतर्धानम उच्यते, तो उसके गुण चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो विरुद्ध विरुद्ध नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिर्फ घी और तेल मिला करके पी रहे हैं अपन, तो वो सही नहीं है, वो विरुद्ध होगा। अगर उसके साथ में कोई और ड्रग्स भी अपन मिला रहे हैं तो उसका संस्कार हो जाता है, चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार चीज़ें, ये पांच चीज़ें जो बताई है, इनको समान मात्रा में मिला करके नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे देखो, मधु के बारे में बताएगा
मधु को कैसे और किसके साथ में नहीं लेना है। मधु और घृत भिन्न मात्रा में लेने, समान मात्रा में लेते हैं वो तो विष होता ही अपन को पता है। अब इसको अलग अलग मात्रा में लेना, अलग अलग मात्रा में लेते हो उसके बाद में भी अगर अनुपान में, अनुपान मतलब क्या होता है, अनुपश्चात स पीयते, मतलब कि कोई चीज़ को खाने के बाद में अगर कुछ पीते हो तो उसको हम अनुपान बोलते हैं। बाद में, अनु का मतलब पीछे। तो ये खाने के बाद में, घृत और मधु खाने के बाद में पानी पिया, कौन सा पानी पिया, अगर दिव्य जल ले लिया यानी कि अंतरिक्ष का जल, वर्षा का जल अगर ले लिया तो फिर वो विरुद्ध हो जाएगा। तो वर्षा का जल नहीं लेना है, ठीक है। बस ये ही इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। उपोदिका और बलाका सिर्फ रीड करना, इसके सिर्फ नाम नाम रीड करना एक बार, ठीक है, कि ये विरुद्ध प्रकरण के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। हरित मास ये भी सिर्फ रीड करना, इसका कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है। अब देखो विरुद्ध की डेफिनेशन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद कर लेना कि यत् किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरे तत्समासतः, कि जो भी अन्न पान या औषध, क्या है, अन्न पान या औषध जो दोषों को उत्कृष्ट कर दे, मतलब कि अपने स्थान से निकाल दे, लेकिन बाहर, शरीर से बाहर नहीं निकाले, अपने स्थान से तो बढ़ा दे उसको, दूसरों को शरीर के अंदर बढ़ा तो दे, लेकिन इसको शरीर से बाहर नहीं निकाले, उसको हम विरुद्ध बोलते हैं, ठीक है। अब इसका देखो उपचार बताएगा, ट्रीटमेंट बताएगा। क्या बोल रहा है कि विरुद्ध द्रव्य अगर सेवन कर लिया तो संशोधन कराओ, कौन सा, वमन विरेचन कराओ। उसके बाद में संशोधन करा लिया, फिर एक दो चिकित्सा थी ना अपने पास, एक तो थी शमन, एक था शोधन। अब विरुद्ध द्रव्य में क्या था, वो बढ़ गया है, निकल नहीं रहा है, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है दोष, तो उसको पहले तो निकाल दो, निकल गया। अब उसके बाद में भी कुछ कुछ पार्ट, कहीं कहीं पर शाखाओं में, कहीं स्रोतस में, कहीं माइक्रो चैनल्स में कुछ दोष बचा हुआ रह जाएगा। उस बचे हुए दोष को क्या कर दो, उसको शमन कर दो, मतलब उसका दीपन पाचन करा के उसको वहीं पे शांत कर दो। तो जो इसकी चिकित्सा होती है विरुद्ध आहार की चिकित्सा, उसके अंदर सबसे पहले हम वमन विरेचन से शोधन करेंगे, ठीक है। शोधन करने के बाद में उसके जो विरोधी द्रव्य हैं, जो विरुद्ध अन्न अपन ने खाया है उसके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों से उसका शमन कर देंगे, मतलब जो बचा कुचा है उसका भी शमन कर देंगे। तो कुल मिलाकर के बॉडी के अंदर विरुद्ध द्रव्य मतलब विष जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर बताई, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तुम याद रखना। फिर क्या है, विरुद्ध द्रव्य किसके अंदर प्रभावहीन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी। ये पूछते हैं कि किसके ऊपर विरुद्ध अन्न जो होता है वो अगर द्रव्य देते हैं तो वो काम नहीं करेगा इतना, कि जो व्यायाम करते हो, अब ऑब्वियसली जिसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होगा उसके ऊपर ऐसी चीज़ें कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। कुछ लोग होते हैं ना सांड की तरह खाते हैं, बिल्कुल जब देखो चरते ही रहते हैं, कभी क्या खा लिए कभी क्या खा लिए, और कुछ नहीं होता उनको। तो वो क्या होते हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा बलवान होंगे या फिर वो युवा होते हैं। अब जैसे अपनी एज में ज़्यादा ऐसा कुछ होता है नहीं है, बाद में खा के देखो फिर पता चले। तो जो व्यायाम करते हैं उनको कुछ नहीं होता, जो भोजन में पर्याप्त मात्रा में स्नेह लेते हैं, अच्छा अच्छा मतलब फैट अमाउंट अगर अच्छा होता है उनके पास में, तो क्या होता है, इसका लॉजिक यही है कि स्नेह लेंगे मतलब कि उसके बॉडी के अंदर जो कफ है वो बैलेंस रहेगा, बैलेंस मात्रा में स्नेह लेना है, मतलब प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, तो उसकी बॉडी का बल भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर के बल बताना चाह रहा है। फिर दीप्ताग्नि, जिसकी अग्नि दीप्त है तो सब पचा लेता है, वो युवा हो, जो बलशाली व्यक्ति हो, उसके अंदर विरुद्ध द्रव्य से कोई भी पीड़ा नहीं होगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ बताइए इसके अंदर, अब इस चीज़ को याद रखना किसके अंदर नहीं होगा। अब देखो, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सात्विक हो गया अपन को पहले ये, अच्छा यहाँ पे एक बार वापस आना, एक चीज़ छूट गई है। ये जो लोग होते हैं ना, क्योंकि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा लो, तो ये क्या करते हैं, ये उसको खाते रहते हैं, खाते खाते वो साथ में हो जाता है। साथ में का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए मान लो हितकर नहीं है, जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन रेगुलरली उस चीज़ को करते जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद बॉडी जो रिएक्शन देती है वो देना बंद कर देती है। हम एक तरीके से अकोमोडेट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे कि जैसे दिवाशयन होता है, तो दिवाशयन कुछ किसी किसी लोगों को साथ में हो जाता है, किसी किसी को आदत पड़ जाती है उसकी, तो अगर वो दिन में नहीं सोते तो उनका हेडेक होने लग जाता है, इस चीज़ को हम साथ में बोलेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छी चीज़ों का करो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने विरोधान का साथ में कर लिया तो वो उस वक्त तो बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बाद में जा करके, भाई अब रोज़ अगर पिज़्ज़ा खाने लग गए और तुम कहते हो नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं होता, तो लेटर ऑन बाद में जाकर के तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ना। तो उसने क्या किया, उस वक्त तो विरुद्ध का साथ में कर लिया, उस वक्त तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जाके होगा, तो उसको वो जो साथ में हो गया है, जो विरुद्ध द्रव्य अगर साथ में हो गया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा हमको। उसको छोड़ेंगे कैसे, तो आचार्य बोलते हैं ऐसे नहीं कि वो रोज़ खा रहा है, तुम कह रहे हो आज से पिज़्ज़ा बंद,
तो ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे तो क्या आएगा, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। अगर तुमने उसको छुड़वा भी दिया तो फिर अगले दिन वो और ज़्यादा जाके खाएगा, क्योंकि इसको रोक नहीं सकते हम। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं, एक साइंटिफिक मेथड बताते हैं कि क्या करो, पादांशिक क्रम से, इसको बोलते हैं हम पादांशिक क्रम। पादांशिक क्रम से अपत्य का त्याग करो। किस तरीके से करोगे, एक मैंने तुम्हें जो थर्ड चैप्टर था उसके लास्ट में एक कोटेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कि ये जो क्रम से है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। क्या था वो, ऋतु संधि, कि जो लास्ट वाली ऋतु होती है उसके 7 दिन, आगे आने वाली जो होती है उसके 7 दिन, वो मिला करके 14 दिन जो होते हैं वो ऋतु संधि होती है। इसके अंदर क्या करना होता है, जो बीती हुई ऋतु है उसकी ऋतुचर्या का क्रमशः त्याग, और आगे आने वाली जो ऋतु है उसकी ऋतुचर्या का क्रमशः पालन करना चाहिए। फिर वहाँ पे मैंने बोला था कि देखो क्रमशः है ना, इसको ध्यान रखना, ये क्रमशः का मतलब क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। तो ये आ गया क्रमशः का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे छोड़ना है, और अच्छी चीज़ है उसको धीरे धीरे अपनाना है। तो इसके लिए एक ये तीनों चलते हैं, अरुंधति की चलती है, हिमाद्री की चलती है, चक्रपाणी की चलती है, गंगाधर और योगेंद्रनाथ सेन की भी चलती है। तो इन तीनों में से तुम्हें जो अच्छी लगे ना उसको उठा लेना। मुझे अरुंधत वाला इजी लगा था तो मैंने उसको लिखा। देखो क्या करो कि अभ्यस्त जो साथ में है, जो साथ में हो गया अपथ्य, उसको पादांश, पादांश मतलब 1/4, पादांश का मतलब होता है 1/4, या फिर पाद पादांश, या 1/16 करके उसको कम करते जाना। ठीक है, और इसी क्रम से जो साथ में होता है उसको लेते जाना। देखो कैसे करोगे, जैसे फर्स्ट दिन मान लो अपन पूरा पत्ते ही खा रहे थे, जैसे पिज़्ज़ा है ना, तो अपन पूरे दिन जो है खाना अपना था वो पिज़्ज़ा था, तो 100% इस वक्त अपन अपत्ते खा रहे थे। तो अगले दिन अपन क्या करेंगे कि जो 100% ये यानी 4 पार्ट, अगर इसको कर लो 4 पार्ट अगर पिज़्ज़ा खा रहे थे, तो उसमें क्या करो, इसका 75% ही खाओ। अब क्या बच गया, अब अपनी भूख का जो है 75% तो अपन ने पिज़्ज़ा खा लिया, अब 1/4 पेट बच गया, खाली बच गया 25%, तो उसमें क्या करो, उसमें कोई पत्ते ले लो, कोई अच्छी चीज़ खा लो, है ना, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, मान लो इसमें अपन ने फ्रूट्स खा लिए, तो ये क्या हो गया, 3 पार्ट ये खा लिया, 1 पार्ट ये खा लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर इसको और कम कर देंगे, 1/4 इसको और कम कर दिया तो इसके 2 पार्ट लिए, इसको 1/4 और बढ़ा दिया तो इसके 2 पार्ट लिए। इसको परसेंटेज में भी कर सकते हो, जैसे ये 100% बोला ना, तो 75% पहले दिन, 75% अपत्य लो। पथ्य कितना लोगे, 25%, पथ्य मतलब जो हितकारी है। ठीक है, फिर अगले दिन क्या करोगे, 50% अपथ्य लोगे, मतलब जो भूख का जो है आधा ही पिज़्ज़ा खाना है, बाकी का क्या करोगे, बाकी का फ्रूट्स खाओगे, अच्छी चीज़ें खाओगे, तो 50% पथ्य हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, ये 25 और ये 75, ऐसे करके 100% पथ्य तक उसको लाना है। तो धीरे धीरे लाना है। किसी को अगर 1/4 से प्रॉब्लम होती है तो 1/8 करके करो, सॉरी 1/16 करके करो, 16वां भाग छुड़वाओ उससे, और 16वां भाग पथ्य का सेवन करो। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। अरुण दत्त वाला तुम पढ़ना, एक बार पढ़ के तुम्हें को डाउट आता है तो मुझसे पूछना। ये जो है ना, ये जो चीज़ ये तुम्हारे पीजी क्या यूजी के लिए, प्रॉफ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम में ये क्वेश्चन पूछा था 5 या 10 मार्क्स में, कि पादांशिक क्रम से क्या समझते हो बताओ इसको। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे ऐसे चार्ट बना करके अच्छी तरीके से बताना होता है, तब नंबर मिलते हैं। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे चलो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो साथ में अगर उसको अपत्य साथ में हो गया था तो हमने एकदम से उसका क्यों नहीं छिड़वाया, तो ये बता रहा है कि सहसा अगर करेंगे, अपत्य अगर सहसा छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया, और अगर पथ्य भी जो है वो एकदम से हमने लिया, तो साथ में असाथ में विकार उत्पन्न कर लेगा, वही विड्रॉल सिम्टम्स उत्पन्न करेगा वो। इस वजह से नहीं देना, क्योंकि इसका रीज़न ये दिया है। अब इसका रेफरेंस बहुत पूछते हैं। ये सेम टू सेम एज इट इज श्लोक जो है ना वो चरक के अंदर भी आएगा, चरक सूत्र स्थान में, और ये यहाँ पे भी है। ये देखो उसको समझना कि क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा। क्रमेण अपचिता, क्रम से खत्म हुए जो दोष होते हैं, जिनको धीरे धीरे करके हम घटाते हैं, जिन दोषों को हम धीरे धीरे करके घटाते हैं, और क्रमेण उपचिता गुणा, धीरे धीरे करके जिन गुणों को अपन अंदर लेते हैं, मतलब पथ्य लेते हैं, ये दोनों ही ये क्या होते हैं, अप्रकम्प्या भवती, इनका वापस पुनर्भाव नहीं होता, ये अप्रकम्प्य होते हैं, बॉडी से हिलते नहीं हैं। मतलब अगर कोई दोष है बॉडी के अंदर, उसको हम धीरे धीरे करके पादांशिक क्रम से अगर निकालेंगे तो संतो यान्ति अपुनर्भावम, उसका पुनर्भव वापस नहीं होता है, वो दोष वापस से बॉडी के अंदर अटैक नहीं करेगा। अगर वो क्रेविंग हो रही थी किसी में, पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है ना, तो हमने उसको क्या किया, धीरे धीरे कम किया, पहले उसको 75 दिया, फिर 50 दिया, तो उसकी जो क्रेविंग होगी ना वो वापस नहीं होगी,
वापस उसको ऐसा नहीं लगा करनी मैं पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा खाऊंगा, क्योंकि उसको धीरे धीरे कम किया, ठीक है। और जो पथ्य का जो वो सेवन कर रहा था, कभी कभी कुछ लोगों को है ना, दूध पिला दो, अच्छी चीज़ें खिला दो, फ्रूट्स वगैरह खिला दो, उससे भी एलर्जी हो जाती है, एकदम से खिला दिया तो अपन ने